थैंक यू। राकेश कुमार सोनी आपके सामने। साथियों, अपन ने जो मुहिम चालू कर रखी है उसमें रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ये टॉपिक चला रखा है। कल तक अपन ने उस टॉपिक में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस और स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट तक स्टडी की। अब उसके आगे रिप्रोडक्शन का दूसरा जो स्टेप होता है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन का अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया था। सिंपली निषेचन क्या है? नरयुग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी अंडाणु। मादा युग्मक, अंडाणु, इन दोनों के केंद्रकों का और इन दोनों के कोशिका द्रव्य का समेकन होना, संलयन होना क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर कल अपन ने पढ़ा था कि मेल गैमिट स्पर्म है वो भी क्या है? हैप्लॉइड है, अगुणित है। और फीमेल गैमिट है वो भी क्या है? हैप्लॉइड है। तो निषेचन के उपरांत एक द्विगुणित कोशिका बनेगी। उस द्विगुणित कोशिका को अपन क्या कह देंगे? युग्मनज कह देंगे। जो किसी भी बहुकोशिकीय जीव के परिवर्धन की प्रारंभिक कोशिका होती है वो कौन है? युग्मनज है। तो नरयुग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु के केंद्रकों का और कोशिका द्रव्यों का संलयन होना और परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण हो जाना क्या है? फर्टिलाइजेशन है। अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कौन कौन से चरण होंगे? देखिए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पहला चरण है युग्मकों का समागम यानी कांटेक्ट। युग्मकों का क्या होना जरूरी है? कांटेक्ट होना जरूरी है। दूसरा स्टेप है शुक्राणु का योग्यता अर्जन। शुक्राणु का योग्यता अर्जन। तीसरा स्टेप है एक्रोसोमल अभिक्रिया और अंडाणु का भेदन। अंडाणु का भेदन। चौथा स्टेप है अंडाणु का सक्रियण। अंडाणु का सक्रियण या एक्टिवेशन। और पांचवा स्टेप है उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। इन 5 स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। देखिए, पहला स्टेप कौन सा है? युग्मकों का समागम यानी नर युग्मक और मादा युग्मक है वो उनका आपस में मिलना क्या कहलाएगा? युग्मकों का समागम। वीर्य सेचन की क्रिया से अपने पढ़ा कि जब मैथुन क्रिया होती है तो मैथुन क्रिया के दौरान नर है वो लाखों शुक्राणु सीमेंस के साथ क्या कर देता है? उत्सर्जित कर देता है। और वो शुक्राणु गर्भाशय की पेशियों की कर्माकुंचन गति के कारण से और अपनी पूंछ की क्रिया से गमन करते हुए किधर की ओर बढ़ जाते हैं? अंडवाहिनी में बढ़ जाते हैं। यानी ये अंडवाहिनी थी, इस अंडवाहिनी की ओर इधर आ जाएंगे, आधे इधर जा सकते हैं। ये अंडवाहिनियाँ थी। अब इधर से अपने पढ़ा था कि अंडोत्सर्ग की क्रिया के दौरान अंडाणु विमुक्त होता है। अंडाणु अपने पढ़ा था कौन सी अवस्था में विमुक्त होता है? द्वितीयक oocyte अवस्था में विमुक्त होता है।
कौन सी अवस्था में? द्वितीयक oocyte अवस्था में विमुक्त होता है। तो यहाँ अंडाशय से अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन की प्रोसेस से द्वितीयक oocyte है वो मुक्त हो गया, जो अगुणित संरचना थी। ये फिम्बरी लगातार लहराती रहती है और विमुक्त होने वाले अंडाणु को किस में लेकर आ जाती है? अंडवाहिनी में ले जाती है। तो यहाँ से अंडाणु अंडवाहिनी में आ गया और यहाँ इंसेमिनेशन वीर्य सेचन की क्रिया से शुक्राणु इधर से आ गए। तो अंडवाहिनी में अपन ने पढ़ा था एम्पुलरी इस्थमेटिक संधि तल, वहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु हैं, उनका क्या हो जाएगा? कांटेक्ट हो जाएगा। अब कांटेक्ट हो जाए उसके लिए उसकी प्रायिकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि शुक्राणु जो नर युग्मक होते हैं उन नर युग्मकों की संख्या क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो नर युग्मकों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए शुक्राणु ज़्यादा बनते हैं, ताकि निषेचन की प्रायिकता है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। दूसरा, निषेचन की प्रायिकता को बढ़ाने के लिए अंडाणु या मादा युग्मक है उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो अंडाणु का आकार क्या है? बड़ा है। ये निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए है। साथियों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि मनुष्य का शुक्राणु मनुष्य के ही अंडाणु को निषेचित करता है, मछली का शुक्राणु मछली के ही अंडाणु को निषेचित करता है? ऐसा तो नहीं होता है कि मछली का शुक्राणु है और अंडाणु किसका है? मेंढक का है, उसको फर्टिलाइज कर दे। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अंडाणु के बाहर, ये मान लेते हैं अंडाणु हैं, तो अंडाणु के बाहर एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन। इसी प्रकार से शुक्राणु हैं, उस शुक्राणु के बाहर भी एक विशेष रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन। तो शुक्राणु के बाहर क्या है? एंटी फर्टिलाइजिन। अंडाणु के बाहर क्या है? फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन है, उसकी प्रकृति क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन। और एंटी फर्टिलाइजिन है वो क्या है? एक अम्लीय प्रोटीन है। अब फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन ये जातीय विशिष्टता रखते हैं। इसी कारण से एक ही जाति के जंतु के शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु को क्या कर पाते हैं? निषेचित कर पाते हैं। अगर फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की प्रकृति अलग अलग होगी तो निषेचन, यानी निषेचन का पहला पॉइंट कौन सा? युग्मकों का कांटेक्ट, वो ही नहीं हो पाएगा। तो निषेचन तो दूर की बात है। तो स्वजाति के अंडाणु का स्वजाति के शुक्राणु के साथ ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि उनमें अंडाणु के बाहर पाए जाने वाले फर्टिलाइजिन और शुक्राणु के बाहर पाए जाने वाले एंटी फर्टिलाइजिन हैं, वो जातीय विशिष्टता रखते हैं। तो यहाँ पर अंडवाहिनी में एक अंडाणु के चारों ओर कई सारे शुक्राणु है चिपक जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं युग्मकों का कांटेक्ट। अब निषेचन की प्रक्रिया का दूसरा स्टेप क्या है? शुक्राणु का योग्यता अर्जन, कैपेसाइटेशन ऑफ स्पर्म। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ कि शुक्राणु, जितने भी शुक्राणु अंडाणु के चारों ओर कांटेक्ट में आते हैं, सभी शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाते हैं। मनुष्य में तो एक अंडाणु को एक ही शुक्राणु क्या कर पाता है? फर्टिलाइज कर पाता है। ऐसा क्यों है? तो शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन है वो क्या है कि शुक्राणु के बाहर निष्क्रिय पदार्थ का आवरण पाया जाता है और उस निष्क्रिय पदार्थ के आवरण को हटाने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? शुक्राणु का कैपेसाइटेशन कहलाएगा। मैंने पूर्व वीडियोज़ में आपको पढ़ाया था कि मनुष्य में शुक्राणुओं का कैपेसाइटेशन है वो एपिडिडाइमस अधिवर्षण में नहीं होता है। मनुष्य में शुक्राणुओं का कैपेसाइटेशन या योग्यता अर्जन है वो कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। किसके द्वारा होता है? गर्भाशय से होकर जब शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचेगा तो गर्भाशय के द्वारा एंजाइम्स स्रावित होंगे और वो एंजाइम्स क्या कर देंगे? शुक्राणु के बाहर पाए जाने वाले निष्क्रिय पदार्थ के आवरण को डिस्ट्रॉयड कर देंगे और इस प्रकार से शुक्राणु में
निषेचन करने की क्या आ जाएगी, संभावना, निषेचन की क्षमता है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसको अपन क्या कह देंगे, शुक्राणु का योग्यता अर्जन। अब शुक्राणु के योग्यता अर्जन के बाद निषेचन की प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, एक्रोसोमल अभिक्रिया और अंडाणु का भेदन। तो देखिए, एक अंडाणु के चारों ओर कई सारे शुक्राणु आ गए और उनमें से एक शुक्राणु है उसके द्वारा अंडाणु का भेदन होगा। अपने देखो पूर्व टॉपिक्स में पढ़ा था कि अंडाणु की जो स्ट्रक्चर है उसमें बाहर है कोशिकीय आवरण है सबसे बाहर, अंडाणु झिल्ली के बाहर अकोशिकीय आवरण था जिसको अपन ने क्या कहा था, जोना पेल्यूसिडा, जिसको शॉर्ट में ZP से लिखते हैं। और आउटर मोस्ट आवरण था जो किससे बना हुआ था, पुटकीय कोशिकाओं से या फॉलिकल सेल से बना हुआ था। उस पुटकीय कोशिकाओं से बने हुए आवरण को अपन ने क्या कहा था, केरोना रेडिएटा कहा था। तो शॉर्ट में इसको केरोना रेडिएटा कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक शुक्राणु है, वो इस अंडाणु के कांटेक्ट में आ गया और अपन ने पढ़ा था कि शुक्राणु के हेड पर एक कैप के समान संरचना पाई जाती है। उस कैप के समान संरचना को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है कि इस एक्रोसोम से दो रासायनिक पदार्थ मुख्यतः स्रावित होते हैं जिनको स्पर्म लाइजीन बोलते हैं। वो स्पर्म लाइजीन कौन से थे, एक स्पर्म लाइजीन का नाम अपन ने पढ़ा था हाइल्यूरोडिनेज और दूसरा स्पर्म लाइजीन अपन ने पढ़ा था एक्रोसीन, दूसरा पढ़ा था एक्रोसीन। तो ये हाइल्यूरोडिनेज जो है स्पर्म लाइजीन है वो इस केरोना रेडिएटा को गला देगा और एक्रोसीन है वो किसको गला देगा, एक्रोसीन है वो किसको गलाएगा, जोना पेल्यूसिडा को गला देगा। तो जोना पेल्यूसिडा को गलाने वाला स्पर्म लाइजीन हुआ एक्रोसीन और कोरोना रेडिएटा जो आउटर मोस्ट आवरण है अंडाणु का उसको गलाने वाला स्पर्म लाइजीन कौन सा हुआ, हाइल्यूरोडिनेज। तो इस प्रकार से एक्रोसोम है वो क्या करता है, अंडाणु के चारों ओर पाए जाने वाले दोनों आवरणों को गला देता है। इस क्रिया को अपन क्या कहेंगे, एक्रोसोमल अभिक्रिया कहेंगे और अंडाणु का भेदन कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कारण है कि एक शुक्राणु ही एक अंडाणु को फर्टिलाइज कर पाता है, दूसरा शुक्राणु फर्टिलाइज क्यों नहीं कर पाता है। तो उसके लिए अंडाणु का क्या होता है, सक्रियण होता है, एक्टिवेशन होता है। उसमें क्या क्या होता है, यानी एक शुक्राणु एक अंडाणु को ही निषेचित कर पाता है, अन्य शुक्राणु अंडाणु को निषेचित क्यों नहीं कर पाते हैं। उसके लिए अंडाणु में विभिन्न कार्यकीय और आकारिकीय फिजियोलॉजिकल एंड मार्फोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। इन चेंजेज को अपन क्या कहेंगे, अंडाणु का एक्टिवेशन कहेंगे। तो अंडाणु का रंग है इसमें बदल जाएगा, दूसरा जहां अंडाणु का संपर्क शुक्राणु से होता है वहां पर एक उभार बन जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, निषेचन शंकु कहेंगे। तो निषेचन शंकु का निर्माण हो जाएगा और निषेचन शंकु बनने के बाद क्या हो जाएगा, ये निषेचन शंकु इस शुक्राणु को चारों ओर से घेर लेगा। उसके पश्चात अंडाणु के परिधीय भाग में जो अंडाणु की झिल्ली है उसके नीचे वल्कुटीय कणिकाओं का जमावड़ा हो जाएगा और अंडकला है वो किस में बदल जाएगी, निषेचन झिल्ली में बदल जाएगी, निषेचन झिल्ली में बदल जाएगी, जिसके कारण से अन्य शुक्राणु का प्रवेश है वो क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। साथ में अंडाणु के बाहर जो फर्टिलाइजिन पाया गया था उस फर्टिलाइजिन की प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, जिसके कारण से अन्य शुक्राणु हैं वो अंडाणु का भेदन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से अंडाणु का क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा। अब अंत में है उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस में क्या होता है कि जब
शुक्राणु अंडाणु का भेदन करता है तो शुक्राणु की पूंछ बाहर रह जाती है और अंडाणु ही शुक्राणु का हेड पोर्शन है वो ही अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। तो देखिए पहले ये अंडाणु है और इस अंडाणु में शुक्राणु का केंद्रक, उसके पश्चात तारक, समीपस्थ तारकाय और उसके पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रवेश करते हैं। सबसे आगे पहले कौन था? शुक्राणु का केंद्रक था, उसके पीछे माइटोकॉन्ड्रिया और समीपस्थ तारकाय थे। यहाँ पर मान लेते हैं अंडाणु का केंद्रक है। अब अंडाणु का केंद्रक है वो प्रथम परिपक्वन विभाजन को ही प्राप्त किया हुआ है। अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है अंडोत्सर्ग से पहले और निषेचन के दौरान अंडाणु का जो अंडाणु है उसमें द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होगा। तो यहाँ पर एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण में जब शुक्राणु का केंद्रक जो सबसे आगे पहुँचता है उसके अंदर क्या होगा, 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा, जिसके कारण से सबसे आगे जो केंद्रक था, नर पराग केंद्रक था, वो नर पराग केंद्रक का वो कहाँ चला जाएगा? पीछे की ओर चला जाएगा। अब ज्यों ही शुक्राणु अंडाणु का भेदन कर लेगा तो इस अंडाणु के केंद्रक के अंदर क्या होगा? द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होगा। ये अपनी पोजीशन को भी क्या कर लेगा? बदल लेगा। अब ये मान लेते हैं कि ये नर पराग केंद्रक है वो कहाँ पहुंच गया? पीछे पहुंच गया। अब ये नर पराग केंद्रक है वो अंडाणु की ओर गमन करेगा। ये अंडाणु के केंद्रक जिसको मादा पराग केंद्रक कहते हैं उसकी ओर क्या करेगा? गमन करेगा। तो इसने ये दूरी जो तय की उस दूरी को निषेचन पथ, भेदन पथ कहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे? भेदन पथ। परंतु ये मादा पराग केंद्रक जिसमें क्या हो गया? द्वितीयक परिपक्वन विभाजन भी हो गया, ये अपनी पोजीशन बदल लेता है। तो मान लेते हैं पहले ये यहाँ था तो यहाँ से ये शिफ्ट होकर किधर आ गया? इधर आ गया। अब यहाँ शुक्राणु पहुँच गया था, शुक्राणु का जो नर पराग केंद्रक है वो यहाँ पहुँच गया था, लेकिन उसको यहाँ पर क्या नहीं मिला? अंडाणु का मादा पराग केंद्रक है वो मिला नहीं, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो इस पराग केंद्रक को फिर यहाँ से इसके पास इधर जाना पड़ेगा। तो एक दूसरा पथ ये तय हुआ, उसको अपन बोलते हैं निषेचन पथ। तो दो पथ नर पराग केंद्रक को अपनाने पड़ते हैं। पहला पथ कौन सा? भेदन पथ। दूसरा पथ कौन सा? निषेचन पथ। इसके उपरांत दोनों पराग केंद्रक, नर पराग केंद्रक और मादा पराग केंद्रक है वो आपस में संलयन कर लेते हैं। लेकिन अपवाद है, मनुष्य में दोनों पराग केंद्रक यानी नर पराग केंद्रक और मादा पराग केंद्रक आपस में कभी भी फ्यूज नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना है। थैंक यू। मैंने थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाया है, आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और हमें आगे एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।